किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें कि हमने एक वीडियो में एक जीके बूस्टर भी ऐड किया है, जो कि करंट अफेयर्स के साथ आपकी जीके की नॉलेज को भी बूस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पहले अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से। पहला क्या है दोस्तों? पहला है कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है और डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और यह कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। तो इसके पहले कौन थे? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम जी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में आपको बताते हैं कि भारतीय सेना में कैप्टन बनने के बाद पहले सांसद कौन बने। दोस्तों, कैप्टन बनने के बाद पहले सांसद, ध्यान रखिएगा, अनुराग ठाकुर जी बने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भोपाल सिंह इनका नाम है दोस्तों। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार जी हैं। साथ ही साथ कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार पांजा जी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिरीक्षक कौन है? तो मुखमीत एम एस भाटिया साहब हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख नियुक्तियां हैं राष्ट्रीय, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर जरूर करिए दोस्तों। कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है कि हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इसका आंसर। तो 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक वर्चुअल माध्यम से हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। हैदराबाद में आयोजित 12वां संस्करण होगा ये। और हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रीय यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव में पंजाबी को फोकस भाषा के रूप में चुना गया है और इस साल का उत्सव मंथन के संस्थापक और हैदराबाद साहित्य महोत्सव के पूर्व निदेशकों में से एक स्वर्गीय अजय गांधी को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, क्या है ये हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव? तो दोस्तों, यह महोत्सव 2010 में शुरू हुआ था और देश का सांस्कृतिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में उभरा है। एक वार्षिक आयोजन है दोस्तों, जो रचनात्मक को उसके सभी रूपों में मानता है। ठीक है, और यह हर साल भारत और विदेशों में 100 से अधिक लेखकों, कलाकारों, शिक्षाविदों, विद्वानों, प्रकाशकों को आकर्षित करता है। तो ये दोस्तों क्या है? हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशले बार्टी, जो कि कहाँ की हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल फाइनल मुकाबले में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर यह खिताब जीत लिया है। एशले बार्टी दोस्तों 1978 में क्रिस ओनिल के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन बनी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ प्रमुख खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए दोस्तों, तो उनके बारे में बताते हैं आपको। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये तो जीता है उत्तर प्रदेश ने। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार जी ने जीते हैं। सैफ अंडर 19 जो टीम है दोस्तों वुमेंस की, उसने 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ये जीता है दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने। वहीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को किसने जीता? तो पंकज आडवाणी दोस्तों। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन जो है दोस्तों चैंपियंस में भारत में कुल पदक जीते हैं, तो कितने जीते हैं? 16 पदकों को जीता है। चौथा क्या है? चौथा है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने कहां पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कहां पर किया है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी किया है कि ओमान की खाड़ी में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमान की खाड़ी में किया गया है। ठीक है, तो
ओमान की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है। इसको आंसर ओमान खाड़ी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। हाल ही में रूसी, चीनी और ईरानी नौसैनिक ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास 2022 आयोजित किया है। हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करना है। वहीं प्रतिभागियों ने विभिन्न रणनीति और संचालन का अभ्यास भी किया है दोस्तों। जैसे कैसे कैसे अभ्यास दोस्तों इन्होंने किया है? जले हुए जहाज़ों को बचाना, लक्ष्य पर निशानेबाजी करना, हवाई लक्ष्य पर रात में निशानेबाजी और ड्रिल के एक भाग के रूप में अन्य सामरिक युद्धाभ्यास इन्होंने किया है। सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैनिक कर्मी के साथ 60 से अधिक विमान भी भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते पाँचवें प्रश्न की ओर। और पाँचवा क्या है दोस्तों कि डाटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि डाटा गोपनीयता दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल मनाया गया है। दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, इस साल की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है दोस्तों प्राइवेसी मैटर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों कुछ प्रमुख 5 दिवसों के बारे में आपको बताते हैं और उनकी थीम भी बताएंगे हम आपको। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को ही दोस्तों मतदाता दिवस ही मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और अच्छा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या है दोस्तों? तो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है इसकी थीम। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एक डाटा संस्कृति को अपनाने और एक डाटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर के सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। तो ये रही इसकी थीम। और तीसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। इसकी थीम क्या है? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन इसकी थीम है। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। और इसकी थीम क्या थी इस साल की? यह सब दिमाग में है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस हो गए दोस्तों और इनकी थीम। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। पिछले कुछ वर्षों में कौन से देश भारतीय अनार के, तो इसके दोस्तों आनर लिखा है, अनार, ठीक है दोस्तों। तो ये अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तो कौन सा देश उभरा है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत ने 68,502.9 टन फलों का निर्यात किया था, जिसमें से 36,906.77 जो कि 50 वर्षों से भी अधिक बांग्लादेश को किया गया है। बहुत ही ज़्यादा निर्यात बांग्लादेश को किया है, वो भी अनार का। दोस्तों बांग्लादेश निर्यात में वृद्धि का कारण क्या है? क्यों निर्यात इतना ज़्यादा हुआ? क्योंकि क्या है दोस्तों, परिवहन में आसानी होती है, अपेक्षाकृत आसान आयात होता है। मानदंडों ने भी भारतीय उत्पादकों को अपने फल बांग्लादेश ले जाने की मदद की है। भले यूरोपीय जो देशों को निर्यात के हिस्से में गिरावट आई है और यह फल पूरे वर्ष बांग्लादेश को निर्यात किया जा सकता है। इस प्रकार यूरोपीय मौसम समाप्त होने पर भी अपनी उपज भेज सकते हैं। अब दोस्तों अनार के बारे में आपको बताते हैं। अनार क्या है? एक बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है, ठीक है। और इसका जो नाम है दोस्तों पुनिका ग्रेनेटम, जो रासायनिक नाम है पुनिका ग्रेनेटम, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है और यह दोस्तों अर्ध शुष्क परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे औसत समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। ये दोस्तों ये गर्म और शुष्क तथा सर्दियों में अच्छी तरह से होता है। इसकी शर्त एक ये रहती है कि सिंचाई सुविधा व्यवस्था होनी चाहिए। अनार अधिकांशतः कहाँ होता है दोस्तों? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में उगाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम जीके बूस्टर में आज क्या लेके आए हैं? तो जीके बूस्टर में दोस्तों आज आपके लिए लेके आए भारत के प्रमुख बांध और नदी जो परियोजनाएं हैं और कहाँ हैं स्थित, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इडुक्की परियोजना दोस्तों,
इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये है पेरियार नदी में है। और कहाँ है दोस्तों? तो ये है केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, केरल में। उसके बाद दूसरी कौन सी है? उकाई परियोजना। उकाई परियोजना दोस्तों ये भी ताप्ती नदी में है। कहाँ है उकाई परियोजना? ताप्ती नदी में और गुजरात में है। कहाँ पर है परियोजना? गुजरात में है। तीसरी कौन सी? काकड़ा पारा परियोजना। ये किस नदी में है? तो ये भी ताप्ती नदी में है और ये भी गुजरात में ही स्थित है। काकड़ा पारा और उकाई परियोजना। ठीक है। उसके बाद है तीसरा कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना की बात करें तो सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गंगा सागर परियोजना की बात करें दोस्तों तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी में है। और है कहाँ पर ये? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना कहाँ किस नदी पर है? तो ये भी दोस्तों चंबल नदी में है और ये है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। तो जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों ये गोदावरी नदी में है और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, चलिए आगे। टिहरी बांध। टिहरी बांध जो परियोजना है दोस्तों ये भागीरथी नदी में है और ये उत्तराखंड में स्थित है। तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना दोस्तों बराकर नदी में। कौन सी नदी? ध्यान रखिएगा, बराकर नदी और झारखंड में है दोस्तों। ठीक है। तुलबुल परियोजना की बात करें तो ये झेलम नदी पर है और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दुर्गापुर बैराज। दुर्गापुर बैराज जो परियोजना है ये दामोदर नदी में है और पश्चिम बंगाल में। ठीक। दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो ये परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी में और जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना तो ये करोड़ी नदी में। कौन सी? कोराड़ी नदी और ये महाराष्ट्र में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये है कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। फिर अगला है तो नाथपा झाकरी परियोजना और ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों आज इतना ही। और दोस्तों आपको बता दिए कि जो हम परियोजना लेके आते हैं जीके बूस्टर में, ये बहुत ही हम हर वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं दोस्तों। तो इसे पूरा वीडियो आप ज़रूर देखा करिए दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज इतना ही। अब हम कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ आपको फिर से करंट अफेयर्स बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।